भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 है और भाग नंबर 3 में है मूल अधिकार। भाग नंबर 3 में क्या दिए गए हैं? मूल अधिकार। भारतीय संविधान देश के नागरिकों और गैर नागरिकों सबको मिलाकर 6 प्रकार के मूल अधिकार देता है। कितने प्रकार के? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 के तहत है। ठीक है। फिर उसके बाद में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो चलता है 25 से लेकर 28 तक। फिर आता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, उसमें 2 आर्टिकल हैं, 29 और 30। और उसके बाद में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो चलेंगे 32 से 35 तक। 31वां ख़त्म हो चुका है। चलिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 में लिखा गया है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में लिखा गया है धर्म, जाति, लिंग, जन्मजात, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में लिखा गया है लोक नियोजन के विषयों में अवसरों की समानता। आर्टिकल नंबर 17 में लिखा गया है अस्पृश्यता का अंत और 18 में लिखा गया है उपाधियों का अंत। ये हो गए। चलिए आर्टिकल नंबर 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा है संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है विचरण करने की स्वतंत्रता। 5वां है निवास करने की स्वतंत्रता। और 6ठा है कारोबार या वृत्ति करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 क में प्रेस की स्वतंत्रता आती है। आर्टिकल नंबर 20 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 20 में 2 सिद्धि के संबंध में है। आर्टिकल नंबर 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 21 क में शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 22 में गिरफ्तारी के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए हैं। 2 हो गए। देखिए आर्टिकल नंबर 23 में मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। आर्टिकल नंबर 24 में 6 से 14 वर्ष तक कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कामों पर नहीं लगाया जाएगा, ये अधिकार दे रखा है। चलिए आर्टिकल नंबर 25 में अंतःकरण करने, धर्म को अबाध रूप से मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 27 में धार्मिक करों से मुक्ति दी गई है। आर्टिकल नंबर 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में शामिल होने की बात कही गई है। ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 28 में 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात की गई है। और आर्टिकल नंबर 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार जैसी बातें कही गई हैं। देखिए मैंने जितने भी आर्टिकल के हेडिंग हैं वो सब आपको मौखिक रिवीजन कराए हैं। आप जब पढ़ते हैं तो आप चीज़ों को इसी तरह से पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार रिवीजन करें। ठीक है। तो अब आखिरी मूल अधिकार चलेगा, मूल अधिकार नंबर 6, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक आर्टिकल देखिए, 6ठा मूल अधिकार है संवैधानिक
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसमें हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 32 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक, 32 से 35 तक, 32 से 35 तक, अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक इसकी बातें होंगी संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आर्टिकल नंबर 32 है। आप पूरे अधिकारों को पढ़ें ना पढ़ें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए नहीं है। क्वेश्चन पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आर्टिकल नंबर 32 है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे, डिटेल में बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 32 की। तो इसमें जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये इम्पोर्टेंट है और इसकी बातें इम्पोर्टेंट हैं। देखिए एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन भाई भी पढ़ते हुए चलें। सवाल ये आता है कि मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? मूल अधिकारों का रक्षक या प्रहरी? तो सवाल पहला तो यही बनता है कि भैया मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? मूल अधिकारों का रक्षक रक्षक कहते हैं रक्षा करने वाले को, या उसे कहते हैं प्रहरी। प्रहरी तो याद रखो, पहली बात मूल अधिकारों का जो रक्षक है तो सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह दो, सर्वोच्च न्यायालय कह दो, उच्चतम न्यायालय कह दो, बात एक ही है। तो एक तो उच्चतम न्यायालय और दूसरा उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट। एक तो उच्चतम न्यायालय और दूसरा उच्च न्यायालय। अब सवाल ये बनेगा कि मूल अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन पहले में लिखा हुआ है राष्ट्रपति, बी में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री, सी में लिखा हुआ है राज्यपाल, डी में लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय। तो ऐसे में उच्चतम न्यायालय लगाएंगे। दूसरा सवाल ऐसे मालूम कर सकता आपसे कि बताइए मूल अधिकारों का मूल अधिकारों का रक्षक माना जाता है। पहला ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट को, दूसरा ऑप्शन हाई कोर्ट को, तीसरा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों को, और डी ऑप्शन इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो आप ऑप्शन लगाएंगे सी, अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को मूल अधिकारों का रक्षक माना जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, और अनुच्छेद 32 में है क्या? अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 को यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, तो
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, और हृदय कहा है। अब सवाल याद रखना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? ऑप्शन सुन लीजिए। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संविधान की प्रस्तावना को, सी ऑप्शन में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, और डी ऑप्शन में लिख देगा इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ऐसे भी आता है और सवाल इस रूप में भी आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा और हृदय है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात आती है, अनुच्छेद 21, और डी में लिख देगा अनुच्छेद 25। तो किसको उन्होंने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? अनुच्छेद 32 को। याद रखेंगे दोनों सवाल। अनुच्छेद 32 ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या माना है? बोलो। संविधान की आत्मा और हृदय। और सुनिए आर्टिकल नंबर 32 के तहत क्या क्या जानकारी है। मूल अधिकारों का हनन होने पर मूल अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय पांच प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पेपर के दृष्टिकोण से ये लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा कि आर्टिकल 32 अगर अच्छे से आपको समझ में आ जाता है या पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो क्वेश्चन पेपर में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है। पहला सवाल ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसको रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसको रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है? पहला ऑप्शन है संसद को, दूसरा है राष्ट्रपति को, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट को, और डी में लिखा हुआ है इनमें से किसी को नहीं। तो क्या आएगा आंसर? पहला सवाल तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। यहीं से दूसरा सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है कि निम्न में से कौन रिट जारी कर सकता है? पहला ऑप्शन आता है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन आता है उच्च न्यायालय, तीसरे ऑप्शन में आता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, और डी में है इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो कौन रिट जारी करेगा? दोनों रिट जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। क्लियर होगी बात? सवाल ऐसे भी बनता है कि बताइए, हाँ, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट का उल्लेख है? ऑप्शन होगा 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट दी गई है बेटा? 5 प्रकार की।
सवाल ऐसे भी बनता है कि बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। हाईकोर्ट कहते हैं उच्च न्यायालय को, तो उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 226। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32। सवाल समझ में आ रहा है सब? जितने मैं सवाल बना रहा हूँ आपके सामने, इतने लिखे में से एग्जामिनर अलग अलग तरीके से आपसे सवाल मालूम करेगा। देखिए पहला सवाल मेरा ये है, आगे की बात अगर हम लोग करें तो ये जो शब्द है ना रिट, ये अंग्रेजी का शब्द है। रिट शब्द का जो अर्थ है, बल्कि हम यूँ कहें कि जो रिट का अर्थ है, देखिए जो रिट का अर्थ होता है, कभी कभी ना रिट शब्द नहीं मिलता, तो रिट का जो अर्थ है वो है न्यायिक आदेश। न्यायिक आदेश। अब बताओ, न्यायिक का मतलब हो गया न्यायपालिका से संबंधित। न्यायिक आदेश, इसको ध्यान से सुनो। रिट शब्द जो है वो अंग्रेजी का है, इसको हिंदी में कहते हैं न्यायिक आदेश। न्यायिक का मतलब है न्यायपालिका का, और आदेश तो आप जानते हो ऑर्डर। ये न्यायपालिका का ऑर्डर है और इसे कोई नहीं रोक सकता, कोई इसे अनफॉलो नहीं कर सकता, सबको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा सवाल सुनिए कि ये जो रिट है, जिस हम रिट की या न्यायिक आदेश की हम बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान में रिट का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान में रिट का स्रोत है ब्रिटेन। अब सवाल सुन लेना यहीं पर। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट का उल्लेख है? 5 प्रकार की। अब सवाल ये आता है कि भारतीय संविधान में जो न्यायिक आदेश है वो कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। अच्छा, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? बोलो। ब्रिटेन से, है ना। बताओ, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो स्रोत ऐसे याद हो जाएंगे आपको। तो रिट का अर्थ होता है न्यायिक आदेश, और ये स्रोत कहाँ से आए बेटा? ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। एक्चुअल में ब्रिटेन में इन्हें विशेष अधिकार रिट कहा जाता है। ब्रिटेन में इन्हें विशेष अधिकार रिट कहा जाता है या विशेष अधिकार कहा जाता है। विशेष अधिकार कहते हैं। इन्हें राजा के द्वारा जारी किया जाता है ब्रिटेन में। हमारे यहाँ कोर्ट जारी करता है, तो ब्रिटेन में कौन जारी करता है? राजा। इन्हें राजा के द्वारा जारी किया जाता है, और ब्रिटेन में इनको बोला गया है न्याय का झरना। न्याय का झरना, है ना। तो इन्हें न्याय का झरना कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं बेटा हम? न्याय का झरना। तो एक सवाल आपके लिए ये बन सकता है कि बताओ, इनमें से किसको न्याय का झरना कहा जाता है? इनमें से किसको न्याय का झरना बोला गया है? तो जो न्यायिक आदेश हैं या रिट हैं, उनको क्या बोला गया भैया? न्याय का झरना। तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, और रिट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? न्यायिक आदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये न्यायिक आदेश या तो जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट या जारी करेगा हाई कोर्ट। बताइए, न्यायिक आदेश या रिट भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं?
तो ब्रिटेन से, और ब्रिटेन में इनको कौन जारी करता है? राजा। तो हमारे यहाँ राजा तो होता नहीं, हमारे यहाँ जारी करता है कोर्ट। कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। और जो मैंने बताया है कि किसको न्याय का झरना बोला गया है, तो किसको बोला गया बेटा? न्यायिक आदेश को न्याय का झरना या रिट्स को न्याय का झरना बोला गया है, ठीक है। अब सवाल सबसे पहला तो ये बनता है कि हमें ये तय करना है कि भारतीय संविधान में जो 5 प्रकार की रिट हैं वो कौन कौन सी हैं। उनके नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपको अच्छे से याद हो, क्योंकि बहुत मर्तबा ऐसा देखा गया है कि जब इंग्लिश के नामों को ज़्यादा वरीयता दी गई है, हिंदी के नामों को उतनी वरीयता नहीं दी जाती जितनी वरीयता अंग्रेजी के नामों को दी गई है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये नाम आपको पता होने चाहिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं शुरू से जो आज पढ़ा हमने सबसे पहले पढ़ा था कि देखिए, हाँ, मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। दूसरा हमने पढ़ा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है, मतलब सोल एंड हार्ट। सोल मतलब आत्मा, हार्ट मतलब हृदय। अनुच्छेद 32 को बोला गया है, यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बोला गया है। जब किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा, मतलब उस किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को उससे छीना जाएगा, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के न्यायिक आदेश या रिट जारी करेगा। और भारतीय संविधान में जो न्यायिक आदेश लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं भैया? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन में इन्हें राजा जारी करता है और इन्हें न्याय का झरना कहा गया है। तो अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि जो न्यायिक आदेश या रिट होती हैं 5 प्रकार की, वो कौन कौन सी होती हैं, और पहले उनके नाम हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। उनके नाम हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं पहले नंबर पर। तो देखिए, मैंने अभी बताया है कि जो न्यायिक आदेश हैं, न्यायिक आदेश को हम लोग रिट कहते हैं। और ये रिट की संख्या बेटा मैंने अभी आपको बताई है, कितनी है? 5 प्रकार की रिट है। इनके नाम पहले आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक रिट होती है, उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, अंग्रेजी में हैवीज कार्पस बोलते हैं। हैवीज, हाँ, कॉर्पस। तो पहला याद रखेंगे हैवीज कॉर्पस, हैवीज कॉर्पस। दूसरी हमारी रिट होती है बेटा परमादेश। परमादेश, परमादेश को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा मैंडामस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? मैंडामस। ये परमादेश हो गया। तीसरी रिट होती है प्रतिषेध। प्रतिषेध, और इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन। चौथी हमारी रिट होती है न्यायिक आदेश, उसे कहते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सर्टियोरेरी, CERTIORARI। एक होता है अधिकार प्रेक्षा।
अधिकार प्रेच्छा, इसको कहते हैं क्यू वारंटो। क्यू वारंटो क्यू वारंटो तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। 5 प्रकार के न्यायिक आदेशों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। 5 प्रकार के न्यायिक आदेशों के नाम। पहला न्यायिक आदेश होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबीज कार्पस। हैबीज कार्पस कहते हैं। ये नाम हैबीज कार्पस को हिंदी में लिख देगा वो, ठीक है। हैबीज कार्पस या कॉर्पस, आपको दोनों नाम याद रखने हैं। इंग्लिश को ज़्यादा वरीयता देनी है यहाँ। इंग्लिश के नाम बहुत बार एग्जामिनर मालूम करता है। तो एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश जिसको कहते हैं मैंडामस, तीसरी रिट होती है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन या प्रोहिबिशन, है ना। चौथी होती है उत्प्रेषण, है ना, हाँ, सर्टियोरेरी, ठीक है। उसके बाद में है अधिकार प्रेच्छा, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो 5 प्रकार की जो न्यायिक आदेश हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो जारी करेगा, वो 5 ये हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार के रिट हैं, 5। अब यहाँ से सवाल बना देगा कि बताइए इनमें से कौन सा एक न्यायिक आदेश नहीं है। इनमें से कौन सा एक न्यायिक आदेश नहीं है, कौन सा नहीं है, ठीक है। अब कौन सा नहीं है इसका मतलब आपको पता कि 5 होते हैं। इन 5 नाम के अलावा अगर कोई नाम अलग से दिखाई देता है आपको ऑप्शन में, तो वो न्यायिक आदेश नहीं है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको बोलते हैं हम हैबीज कार्पस, दूसरा परमादेश जिसको मैंडामस कहते हैं, तीसरा होता है बोलो प्रतिषेध जिसको प्रोहिबिशन बोलते हैं, चौथा होता है उत्प्रेषण जिसको हम सर्टियोरेरी बोलते हैं, और छठा होता है अधिकार प्रेच्छा जिसको हम कहते हैं क्यू वारंटो। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन न्यायिक आदेशों को जारी करेगा, लेकिन कब करेगा भाई कब करेगा। अच्छा, किस केस में कौन सा न्यायिक आदेश जारी होगा। भाई एक बात बताओ, मैंने तो एक बात बताई आपको कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को 5 प्रकार के न्यायिक आदेश जारी करने का अधिकार है। लेकिन सवाल ये भी तो बनता है कि किस केस में कौन सी रिट जारी होगी। ये तो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। भाई किस केस में कौन सी रिट जारी होगी, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने जब कोई मसला मूल अधिकारों के हनन का जाएगा तो वो कौन सा आदेश देगा। अब सब जगह एक ही आदेश थोड़ी देगा कि सब जगह बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दे दिया, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। अब हमें ये देखना है कि किस न्यायिक आदेश में कौन सी बात कही गई है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। किस प्रकार का आदेश, न्यायिक आदेश कोर्ट किस केस में देगा, ये हमें जानना है। तो इनमें पहला वाला क्या है भैया, पहला वाला आदेश क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सबसे पहले हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण को समझते हैं, फिर उसके बाद में दूसरे बाकी हिस्सों को देखेंगे। देखिए, तो पहला जो न्यायिक आदेश होगा कोर्ट का, अच्छा ये न्यायिक आदेश कोर्ट का है ना, ठीक है। और पहले वाले का नाम क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। हाँ, जब भी नाम हिंदी का लिखा है अंग्रेजी का जरूर लिखा है, हैबीज कॉर्पस। 2-4 बात आप लिख लोगे, जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान से देखें।
पुराने वालों का तो रिवीजन चल लिया होगा, लेकिन जो नए बच्चे बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा अच्छे से बार बार चीज़ों को समझाएं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए पहली बात, बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में यह न्यायिक आदेश अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, रिट। हाँ, लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होता है। देखिए दूसरी बात, यह निजी स्वतंत्रता का आधार है। तीसरी बात, जब किसी व्यक्ति को बिना बताए बंदी बनाया जाता है, तब यह रिट जारी होती है, या यह न्यायिक आदेश जारी होता है। बहुत आराम से सबसे पहले हम आम भाषा में समझेंगे, और जब चीज़ें आम भाषा में समझ में आ जाती है तो टेक्निकल वर्ड भी समझ में आने शुरू हो जाते हैं। आम भाषा का मतलब है अपनी भाषा में हम समझते हैं। देखिए पहली बात ये याद रखनी है आपको, मान लो पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आती है, तो गिरफ्तारी के संबंध में हमारे पास एक मूल अधिकार है। कौन सा? अरे गिरफ्तारी के संबंध में कौन सा है? 22वां। तो जब किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा अरेस्ट करा जाएगा तो अरेस्ट के कारण बताए जाएंगे। बोलो भाई, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे, नहीं बताए जाएंगे? मैंने कहा आपने मूवी में भी देखा होगा कि जब पुलिस आती है तो कहती है हाँ यू आर अंडर अरेस्ट, है ना, और वो कहता है भाई क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, तो कहते हैं आपके खिलाफ ये सबूत है, ये वारंट जारी हुआ है, आदेश है मतलब वो। तो जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे। क्लियर होगी बात? बोलो। और गिरफ्तारी करने के बाद 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश किया जाएगा। बात हो गई, समझ में आ गई? अब यहाँ क्या है, यहाँ मामला कुछ अलग है। जब किसी व्यक्ति को बिना बताए, है ना, पुलिस आई, पुलिस ने कहा कि चलो गाड़ी में बैठो। हमने कहा साहब क्यों बैठे हैं? बोले बताएं क्या क्यों बैठे हैं? बैठ। अब हम डर के मारे बैठ गए। अच्छा, बताया बिल्कुल भी नहीं, बिना बताए क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया जाता है और 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं करा गया उस व्यक्ति को, और ये नहीं पता है उसे क्यों गिरफ्तार करा है, किस केस में गिरफ्तार करा है। ऐसे में वो व्यक्ति तो गिरफ्तार है, वो तो जा नहीं सकता। उस व्यक्ति के परिजन
उस व्यक्ति के रिश्तेदार, उस व्यक्ति का वकील, या भाई सोशल जो मीडिया है, अखबारों के द्वारा, मीडिया के द्वारा अगर ये मामला संज्ञान में पहुंचता है किसके, कोर्ट के, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो वो उस लोक अधिकारी के खिलाफ जिसने अरेस्ट करा है एक न्यायिक आदेश जारी करेगा। और उस आदेश में ये लिखा हुआ होगा कि जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट करा है उस व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाइए, उस व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाइए। अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार आपने करा है, बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया है, तो निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को लेकर जाइए। अब व्यक्ति को जब लेकर जाएंगे तो निकटतम मजिस्ट्रेट इस बात की जांच पड़ताल करेगा नहीं करेगा, भाई उस लोक अधिकारी से पूछेगा कि भाई आपने गिरफ्तार क्यों करा है? अगर उसके पास जवाब है कि इसलिए गिरफ्तार करा है तो वो बंदी जिसको बनाया गया वो सही है। और अगर गिरफ्तार करने के कारण स्पष्ट नहीं करे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने कानून का उल्लंघन करा है। ऐसे में निकटतम मजिस्ट्रेट ये हिदायत देगा कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो आपसे और आप इस व्यक्ति को वाइज्जत बरी कर दें। बात समझ में आ गई? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किस केस में आएगा? उस केस में आएगा जब किसी व्यक्ति को बिना बताए अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये मामला जो लिखा हुआ है, मैंने एक शब्द लिखा है, यह न्यायिक आदेश लोक अधिकारी, ये तो पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो गई, ये तो लोक अधिकारियों की बात हो गई। दूसरे में लिखा निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी। अब निजी व्यक्ति का मतलब क्या है कि बताइए, अगर कोई व्यक्ति है और वो आप उसे बंधक बना लेते हैं, आपने उसे अगवा कर लिया, बंधक बना लिया, समझिए मेरी बात को, तो फिर ये रिट आपके खिलाफ भी आ सकती है। कोर्ट को अगर पता चलेगा तो कोर्ट आपके खिलाफ भी रिट जारी करेगा कि किसी व्यक्ति को आपने बंधक कैसे बना लिया। चलिए निकटतम मजिस्ट्रेट, पुलिस आएगी, उठा के लेकर जाएगी दोनों को, है। और तुम्हें पता है कि देश में लोकतंत्र में कानून की आज्ञा का पालन ना करना भी एक अपराध है। कानून की अवमानना करना भी क्या है? एक अपराध है। कि अगर कोर्ट का सम्मन आया है तो आपको उपस्थित होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए, ये रिट जो है, अगर किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार कर लिया है, बंदी बना लिया है, तो बताइए उसकी निजी स्वतंत्रता का हनन हुआ है या नहीं हुआ है? अरे उसकी जो प्राइवेसी है, उसकी जो स्वतंत्रता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता हो, उसका हनन हुआ या नहीं हुआ? तो याद ये भी आपको रखना है कि बताइए कौन सी रिट ऐसी है जो लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी हो सकती है और किस केस में जारी होगी? नाम से पता चल लिया, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को बिना बताए अरेस्ट कर लिया जाता है तो, ठीक है। यह निजी स्वतंत्रता का आधार है। और इस रिट को जारी करने का अधिकार कौन देता भैया? इस रिट को जारी करने का अधिकार कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत? और हाई कोर्ट 226 के। समझ में आ गई बात? चलिए अब बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में। तो फिर आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का आएगा। दूसरी रिट मैंने बताई है, उसे कहते हैं मैंडामस, मतलब परमादेश। मैंडामस मतलब परमादेश। मैंडामस, अच्छा इसके नाम से लग रहा हो, देखो परम आदेश। परम का मतलब बहुत बड़ा, सबसे बड़ा आदेश है। और भैया सबसे बड़ा आदेश किसका होता है? कोर्ट का, है ना, ठीक है। लोक अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि उस कार्य को करे
कि वह उस कार्य को करे, उस कार्य को करे जिस कार्य करने हेतु बाध्य है, जिस कार्य को करने हेतु बाध्य है। यह रिट राज्यपाल व राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती है। देखिए भाई, परम आदेश, जब किसी व्यक्ति का की जॉब लगेगी तो उसको नियुक्ति दी जाएगी। जब उसको नियुक्ति दी जाएगी तो काम करने के लिए उसको सरकार ने तैनात किया है या नहीं किया है, और वो अपने पद पर रहते हुए काम ना करे और उसकी कोई शिकायत करना चाहे तो वो कहता कि हाँ हाँ कर दो, जिससे भी शिकायत करनी हो आपको। तो ऐसा व्यक्ति जिस काम के लिए उसको तैनात किया गया है, नियुक्त किया गया है, अगर वो अपना काम नहीं करता है तो फिर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है एक रिट जारी करेगा, जिसको क्या बोला गया है, परमादेश। देखो लिखा गया है कि लोक अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य करने हेतु बाध्य है। जिस कार्य को करने के लिए उसको रखा गया है, नियुक्त किया गया है, वह उस काम को करे, वो मना नहीं कर सकता। भाई जिस अधिकारी का, जिस कर्मचारी का जो काम है वो उसी को करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति को टरकाता है, उसका काम नहीं करके देता है, तो उसकी शिकायत अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाती है तो उसके खिलाफ क्या जारी होगा, परमादेश नामक रिट जारी होगी। इसका मतलब अगर कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी रिट जारी होगी। कौन सी रिट ऐसी है जो राज्यपाल और राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती है? तो परमादेश। परमादेश किसके खिलाफ होगी? ऐसा अधिकारी, ऐसा कर्मचारी जो अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा है, ठीक है, उसके खिलाफ। तुमने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं, है ना, कि साहब हमारा ये काम कर दो। बोले नहीं करूँगा, किसी कीमत पर नहीं करूँगा। बोले साहब आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? बोले मेरे जाने किसी से भी करा ले, मैं नहीं करूँगा। ऐसे व्यक्ति की वीडियो बना ली जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले सकता है, या वो लिख के दे दे कि मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो उसके खिलाफ जो है वो परमादेश नामक रिट जारी होती है। तीसरा मैंने क्या बताया बेटा? तीसरी रिट क्या है? उसका नाम है, हाँ, प्रतिषेध। वैसे प्रतिषेध का मतलब मनाही होता है। प्रोविजन, प्रोहिबिशन। इसमें क्या क्या आदेश दिए गए भैया? देखिए, किसी न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था को, किसी न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकना, कार्य करने से रोकना। देखिए, यह रिट विधायिका, विधायिका कहते हैं संसद या विधानमंडल को, कार्यपालिका मिनिस्ट्री कहते हैं, कोमा निजी संस्था, निजी संस्था व्यक्ति के विरुद्ध
व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं होगी, जारी नहीं होगी। मामला क्या? मामला बिल्कुल सिंपल है। प्रतिषेध का मतलब होता मनाही। प्रतिषेध का मतलब क्या होता बेटा? मनाही। इसको थोड़ा सा ऐसा समझिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को यह आदेश देते हैं कि अब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल कर करे या ना करे। एक बात बताओ, जो मसला हाई कोर्ट सोल्व करेगा उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोल्व कर दे तो क्या जिला अदालत को हाई कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट के केसों को सोल्व करने का अधिकार है? अरे ऐसा मान कर चलो, जो प्रिंसिपल साहब का काम होगा क्या उसे कोई चपरासी कर देगा? और अगर कोई चपरासी ऐसा करता है तो गलत है फिर वो। तो इसलिए कहा गया है कि देखिए, प्रतिषेध का मतलब होता मनाही। इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यह आदेश जारी करता है कि जो भी कार्य हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र में हैं आप उनको करिए, उससे बाहर के कामों को ना करें। ठीक है। यह रिट किस किस पर लागू नहीं होती है? विधायिका, कार्यपालिका, निजी संस्था और निजी व्यक्ति पर यह रिट जारी नहीं होती है। ठीक है। कितनी हो गई बेटा? 3। चौथा देखिए, हो गया। चलिए बेटा, इसके बाद में चौथी रिट है, उसका नाम है उत्प्रेषण। चौथी रिट का नाम है उत्प्रेषण। हाँ देखिए, कैरिट्योरेरी या सर्ट्योरेरी, इसमें एक ही बात नोट करनी है आपको। बात यह है कि लंबित मामलों के स्थानांतरण का आदेश, लंबित मामलों के स्थानांतरण का आदेश दिया जाता है। देखिए, ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने से निचली अदालतों को यह आदेश दे सकते हैं कि उनके पास में बहुत सारे केस हैं जो हैंडल नहीं हो पा रहे हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर उनके पास केस ज़्यादा हैं तो वो अपने केस को स्थानांतरण कर सकते हैं। हमें बता दें, हम उन केसों को क्या करेंगे? स्थानांतरित कर देंगे ताकि व्यक्तियों को न्याय समय पर मिल पाए। तो ये न्यायिक आदेश है, कोर्ट के लिए है ये। 5वां है अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा क्यू वारंटो, क्यू वारंटो। इसमें एक बात आपको नोट करनी है। देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकना। इसका सीधा सीधा मतलब ये मान लीजिए कि जो व्यक्ति जिस पद के लायक है, उसकी योग्यता जिस पद के लायक है, अगर वो व्यक्ति उस पद की योग्यता को पूरा नहीं करता है और पद पर बैठा है, इसका मतलब उसने अवैध कब्जा कर रखा उस पद पर, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ ये रिट जारी होगी ताकि योग्य व्यक्तियों को उन पदों पर बहाल किया जाए। ठीक है। तो उसे कहते हैं अधिकार प्रेक्षा। ठीक है। चलिए भाई।